नमस्कार। मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फिजिक्स की पीवाईक्यू सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई जो होता है वो होता है डायोप्टर। इसको डी से सूचित करते हैं और लेंस की शक्ति का फॉर्मूला जो होता है वो 1/f होता है, जहां f आपका मीटर में होना चाहिए। एफ आपका मीटर में होना चाहिए। फोकल लेंथ एफ क्या होता है? फोकल लेंथ, फोकस दूरी। सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। उसको 1 से भागते हैं। तो डायोप्टर का अगर ऐसा ही मात्रा की बात करें तो मीटर इनवर्स भी होता है। इसी को फिर हम बाद में क्या बोल देते हैं? डाईऑप्टर बोल देते हैं। ठीक है। तो P जो यहाँ पे है वो आपका लेंस की शक्ति है। एक और P होता है, ठीक है, जो कार्य की शक्ति होता है। उसको बोलते हैं W/T। कार्य करने की क्षमता को शक्ति बोलते हैं। W का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और समय का होता है S। तो ये होता है जूल प्रति सेकेंड। इसी जूल प्रति सेकेंड को हम बोल देते हैं क्या? वाट। और वाट जो है आपका एक सदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी सरल लोलक की लंबाई चाप से बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? ठीक, मान लेते हैं पहले लंबाई था L। पहले लंबाई कितना था? L। तो 4% बढ़ाने पे नया वाला लंबाई कितना हो जाएगा, जिसको हम L2 बोल रहे हैं। पहले लंबाई को L1 बोल रहे, तो L1 को L मान ले अगर हम, तो 4% बढ़ाने के बाद जो L2 होगा वो हो जाएगा आपका 100 + 4 बटा में 100 गुना में L। तो ये हो जाएगा 104 बटा में 100 गुना में L। 104 कट जाएगा 26 से 4 बार में, और 100 कट जाएगा 25 से 25 बार में। ये हो गया आपका L। तो अब T1 का बात करें, बढ़ने से पहले का आवर्तकाल, तो वो हो जाएगा 2π√L/G। और बढ़ने के बाद हम बात करें T2 बराबर 2π√26 बटा में 25L। अच्छा, तो हम अरेंज करें तो 2π√, अच्छा जी भी बटा में होगा 2π√L/G, और इस रूट को बाहर कर दे तो 26 बटा में 25। अच्छा, 2π जो है 2π√L/G, इसको हम यहां से लिख सकते हैं T1। तो T1 गुना √26 बटा में 5 कितना हो गया? √26 बटा में 5। तो हमसे पूछा है कि उसका आवर्त का कितना बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है। तो अगर हम 26 का बात करें, √26, तो √26 जो होता है वो आपका होता है, √26 की बात की जाए तो √26 जो आपका होता है वो होता है 5.1। कितना होता है? 5.1। 5.1 बटा में 5 T1 कितना आ गया? 5.1 बटा में 5 T1। तो इसमें वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा T2 बराबर, सॉरी, डेल्टा T वृद्धि बराबर T2 माइनस T1। T2 आपका है 5.1 बचा में 5 T1 माइनस T1। तो 5 बटा में 1 T1 माइनस 5 T1 बटा में 5। तो यहाँ के पास आ जाएगा 0.1 T1 बटा में 5। कितना आ गया? 0.1 T1 बटा में 5। तो प्रतिशत वृद्धि जो है आपका वो हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि कितना आ गया? 0.1 T1 बटा में 5 गुना में T1 हो जाएगा गुना में 100। विधि कैसे निकालते हैं? तो कितना अंतर आया है वो, ठीक है, विधि का फॉर्मूला क्या होता है? कितना अंतर आया है वो बटा में पुराना वैल्यू गुना में 100। तो अंतर आया 0.1 T1 बटा में 5। पुराना वैल्यू कितना था? T1 बटा में T1 गुना में 100। T1 से T1 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 यानी कि 2%। तो क्या हो जाएगा आपका? 2% का वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास? 2% का वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा? अवधि बढ़ती है, घड़ी पीछे हो जाती है, तो टाइम में देखना है। तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π√L/G। ठीक है।
बाकी लोलक की लंबाई बढ़ने पर, अगर लोलक का लंबाई बढ़ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे हम कि टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट अंडर एल के। अगर लोलक का लंबाई बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है, लंबाई बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो इसका आवर्त काल बढ़ जाएगा, आवर्त काल बढ़ जाएगा तो इसका जो अवधि है, ठीक है, पेंडुलम का इस पोर्शन से इस पोर्शन तक आने जाने में वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जब वो बढ़ जाएगा तो घड़ी जो है वो ज्यादा टाइम लेगी, ज्यादा टाइम लेगी ना। पहले बार यहाँ तक आने को 1 सेकंड बोलते थे हम, तो अब जो घड़ी है यहाँ जाने पे 1 सेकंड बोलेगी, तो टाइम पीरियड इतना बढ़ जाएगा इसका। जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो घड़ी स्लो हो जाएगी, घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, यानी घड़ी जो जाएगी वो सुस्त हो जाएगी, ठीक है, यानी कि घड़ी जो जाएगी वो पीछे चलने लगेगी। आज में घड़ी जो जाएगी वो क्या जाएगी, पीछे चलने लगेगी। यानी कहने तक अब देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है, आपका अवधि बढ़ जा रहा है, ठीक है, और घड़ी पीछे की ओर चलने लगती है, तो अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक पेंडुलम की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्त काल कितना हो जाएगा। तो आवर्त काल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है T बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ठीक है। तो नया वाला टाइम पीरियड जो है पहला T1 मानते नया टाइम पीरियड हो जाएगा T2 बराबर 2 पाई रूट अंडर, क्या क्या करना है, लंबाई को दुगना कर देना है, तो लंबाई की जगह हो जाएगा 2L, तो उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा करें तो उसका होता है। अच्छा, जो ये टाइम पीरियड है क्या गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में कहीं पे m है, द्रव्यमान है नहीं है, निर्भर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि m को हम कुछ करेंगे नहीं, तो बटा में कितना हो गया g। अगर हम इसको अरेंज करें तो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, और ये जो 2 है वो बाहर आएगा तो भी रूट में आएगा। अच्छा, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी है ये, इसको हम क्या बोले हैं, इसको हम बोले हैं T1, तो T1 गुना में रूट 2, यानी कि नया टाइम पीरियड जो T2 है वो पहले वाले टाइम पीरियड का कितना हो जा रहा है, रूट 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, सरल लोलक का आवर्त काल दुगना हो जाएगा यदि, ठीक है, क्या कर दिया जाए कि आवर्त काल जो है वो दुगना हो जाए, इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, लोलक का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, लंबाई तथा लोलक का द्रव्यमान दोनों को दुगना कर दिया जाए। अच्छा, कह रहा है कि T जो होता है मेरे पास वो होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, 2 को बदल सकते नहीं है, कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगा और जी का वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब किसी को बदल तो सकते नहीं है, तो T को बदलने लायक कौन सा है, रूट अंडर एल, यानी किसमें चेंज करना पड़ेगा, एल में, तो T को करना कितना है 2 गुना, तो एल को कितना करना पड़ जाएगा 4 गुना, ठीक है, तब तभी तो ये रूट में है तो इसका 2 बाहर आएगा, लंबाई को हम 4 गुना करेंगे तभी तो रूट के कारण इसका 2 बाहर आएगा, जब ये 2 बाहर आएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, इसका 2 जब 2 बाहर आ जाएगा लंबाई का तो ये भी कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा पहले से, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है लंबाई को 4 गुना करना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं। अगर लंबाई को दुगना करेगा तो पीछे पढ़ चुके हैं कि आवर्त काल जो कितना हो जाएगा, रूट 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान का तो फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ पे जब देखिए डी ऑप्शन में भी द्रव्यमान है, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि लंबाई को कितना करना पड़ेगा, इसके लिए हमको 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है तक। नेक्स्ट, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसके समय अवधि क्या होती है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए T बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, लंबाई को हम चौगुना कर दें तो 2 पाई रूट अंडर 4L हो जाएगा पहले के कंपेरिजन में, इसको T2 मान लेते हैं, तो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, और 4 का जो है होता है वो 2 बाहर आता है। अच्छा, इस वाले को फिर हम क्या बोले हैं, इस वाले को हम T1 माने हैं, जो मेरा ये वैल्यू है इसको हम क्या माने हैं, T1 माने हैं, तो T1 गुना में 2, यानी कितना हो जाएगा
दुगनी हो जाएगी। ठीक है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा होती है? घड़ी में चाबी देने पर स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी में जब चाबी देते हो तो संचित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो सब स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अभी विशेष स्थिति क्या है? घड़ी में चाबी दिया हुआ है। ठीक है। इसका हम और उदाहरण का बात करें तो ये आपका होता है बांध बनाकर पानी इकट्ठा करना। बांध बनाकर पानी इकट्ठा करना, इसमें भी आपका क्या आता है? स्थितिज ऊर्जा आती है। ठीक है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी में जो ऊर्जा होती है जिसको हम धनुष बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका छत पर रखी हुई बाल्टी। तो किसी विशेष कारण से, ठीक है, किसी विशेष अवस्था से अगर उसमें कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है वो mgh होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना हाइट। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा जो है इसको हम संभावित ऊर्जा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संभावित ऊर्जा भी बोलते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु में गति का जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2mv² या p²/2m। इसका दो फॉर्मूला है। ठीक है। और गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा भी बोल देते हैं। ठीक है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा भी बोल देते हैं। तो नेक्स्ट, किसी सड़क लोलक की लंबाई 44% बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्त काल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 44% लंबाई को बढ़ा दिया गया। तो पहले जो लंबाई L1 था, पहले लंबाई जो L था पहले केस में L1, उसको L मान लेते हैं। और दूसरे केस में 44% बढ़ने पे कितना हो जा रहा है? तो L गुना में 100 प्लस 44/100। ये हो जाएगा 144/100। इसको इतना ही छोड़ते भी। ठीक है। नेक्स्ट, तो अगर इसका बात करें आवर्त का पहले केस में तो T1 बराबर हो जाएगा 2π√L/g। ठीक है। और दूसरे केस में बात करें हम T2 बराबर 2π√L2/g। तो 2π/L2 की जगह कितना रख सकते हैं? 144/100 L/g। 2π√L/g 144 का वर्गमूल हो जाएगा आपके पास 12 और 100 का हो जाएगा 10। तो ये 2π√L/g जो है इसको कितना माने हैं? T1 माने हैं। तो T1 गुना 2 से 6 2 से 5, 6/5 यानी 6T1/5। कितना हो गई है? 6T1/5। हम क्या निकाला? प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा? अगर बात करें प्रतिशत वृद्धि का तो डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना है? 6/5 T1 माइनस T1। 5 लघुत्तम निकालेंगे तो 6T1 - 5T1 यानी ये मेरे पास आ गया कितना? T1/5। तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वृद्धि T1/5 गुना ओरिजिनल वैल्यू T1 गुना में 100। ये खत्म हो गया 5 से 20 बार में, यानी कि ये आपका हो गया 20%। कितना हो गया आपके पास? ये 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में स्थित रहता है क्या? तो सरल आवर्त गति में आपका स्थित रहता है आवर्तकाल। स्थित मतलब नहीं बदलता है। ठीक है। अच्छा, सरल आवर्त गति जो होता है हम इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक
मोशन। जो पेंडुलम है इस टाइप की जो गति होती है इसको क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो जब ये मोशन होता है सरल आवर्त गति में, तो वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करता है। वस्तु जो है अपनी मध्यमान स्थिति यानी इस स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, इसलिए इस स्थिति में जो आपका है वो आवर्त काल, ठीक है, आवृत्ति, ये दोनों चीज क्या होता है आपका? स्थिर रहता है। इस गति में वस्तु पर लगने वाला बल मध्यमान स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा हमेशा मध्यमान स्थिति की ओर होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी इस वस्तु बल लगता है तो मध्यमान स्थिति के दूरी के अनुपातिक होता है, यानी जितना दूर वस्तु रहेगा उसको उतना ही ज्यादा बल लगेगा। ठीक है, और वो बल कहाँ लगता है? तो इस मध्यमान स्थिति की ओर, मिडिल पोजीशन की ओर ये बल लगता है। ठीक है, सरल आवर्त गति में यांत्रिक ऊर्जा जो होता है हमेशा स्थित रहता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये हमेशा बराबर रहेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के। और सिंपल हार्मोनिक मोशन स्थिति यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब बराबर। यानी कहने का मतलब है अगर किसी पोजीशन पे, ठीक है, हम तो बात कर लेते हैं पोजीशन ए का, किसी पोजीशन ए पे अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है तो उसका स्थितिज ऊर्जा घटेगा और इतना होगा कि दोनों का जोड़ जो है वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में बदलती है और स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। ठीक है, तक स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है। किसी कक्षा में ग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो अगर जैसे कोई एक उपग्रह का कक्षा है, इसमें कोई उपग्रह घूम रहा है, ठीक है, बात है, ये उपग्रह है और ये घूम रहा है। अगर इस उपग्रह से कोई छोटा सा हिस्सा टूट के अलग हो जाए बी, तो क्या होता है? तो ये जो अलग हुआ वाला हिस्सा है वो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। ठीक है, किसी कक्षा से अगर कोई अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा होता है तो वो कक्षा में उसी चाल से घूमता रहता है। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो ये बी जो अलग हुआ था वो अपनी गति की अवस्था में बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में इस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है और ये भी इस उपग्रह के साथ उसी कक्षा में उसी स्पीड से घूमता चला जाएगा जिस स्पीड से ये एक ग्रह घूम रहा है। ठीक, नेक्स्ट, कालीन से धूल झाड़ते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है और कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। ठीक है, ये न्यूटन गति का पहला नियम इसमें भी अप्लाई होगा। जब कालीन को अचानक झटका देते हैं तो कालीन क्या होता है? गति में आ जाता है। ठीक है, अगर कंबल जो उसको लटका दें, ठीक है, घर पे देखिएगा आप, कंबल लटका उसको डंडे से पीटते हैं तो क्या होता है? जब डंडे से पीटते हैं तो कालीन जो था किसमें आता है? गति में आ जाता है। लेकिन धूल जो है वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार धूल जो है वो विराम के जड़त्व में ही रहना चाहता है। किसमें रहना चाहता है? विराम के जड़त्व में ही रहना चाहता है। और जब कालीन गति में आ जाता है और धूल विराम के जड़त्व में उसी स्थान पे बना रहना चाहता है तो स्थान में कुछ तो है नहीं, अब खाली है वो, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या होता है? जमीन पर गिर जाता है। तो इस कारण इस विधि से कालीन के धूल जो होते हैं वो कालीन से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं हम? गुरुत्वाकर्षण बल। ये भी जो था वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन का कहना था कि ब्रह्मांड में
ठीक है, पृथ्वी की बात हम छोड़ दें, तो ब्रह्मांड में हर एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी बल को, जिस बल से वो आकर्षित करती है, उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे पहले खोज जो था वो न्यूटन ने किया था। ठीक है, और इस न्यूटन ने एक नियम भी दिया था। क्या नियम दिया था कि जैसे अगर दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान m है और दूसरे का द्रव्यमान स्मॉल m है, और दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक है, तो इन दोनों पे जो बल लगेगा, इन दोनों पे जो बल लगेगा, ये F लगाएगा और ये भी F लगाएगा, इसको F1 F2 मान लें, और ऐसा बल लगेगा कि F1 जो है वो बराबर हो जाएगा F2 का, और ये फॉर्मूला जो निकल के आता है वो G m बटा में r स्क्वायर। ठीक है, जहां G जो होता है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, और G का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका 6.67 गुने 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसका मात्रक होता है। किसका? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, यानी कि जी का। ठीक है, संवेग जो है, संवेग का फॉर्मूला होता है एम भी। क्या होता है? एम भी, जिसको सूचित करते हैं पी से। एम द्रव्यमान और भी वेग है, और संवेग का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग जो है वो आपका सदिश राशि है। बल जो है वो भी आपका सदिश राशि है। आवेगी बल कुछ नहीं, वो भी एक संवेग भी है, लेकिन आवेगी बल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F गुना में T, बल गुना में समय, और आवेगी बल जो है वो भी आपका सदिश राशि है। ठीक है, आवेगी बल जो भी सदिश राशि, और बल लग गया है तो इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। क्लियर रहता है? 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बंदूक से 10 के पावर 2 किलोग्राम की गोली 500 मीटर प्रति सेकंड गति से फायर की जाती है। गोली की गतिज ऊर्जा का बंदूक गतिज से अनुपात क्या होगा? तो जब गोली से बंदूक फायर की जाती है तो इस केस में जो संवेग होता है वो बराबर होता है, यानी गोली का संवेग जो होगा वो बंदूक के संवेग का बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग। गोली का संवेग जो हो जाएगा एम भी, और बंदूक का भी एम भी, दोनों एक ही, तो अलग अलग मानते M1 V1 और M2 V2। यानी गोली का द्रव्यमान M1, गोली का वेग V1, बंदूक का द्रव्यमान M2, बंदूक का वेग V2। M1 कितना दिया हुआ है? 5 किलो का द्रव्यमान वाली बंदूक, 5 किलो द्रव्यमान, यानी क्या हो गया? ये M2 हो गया। M2 की जगह लिखो 5। बंदूक से 10 के पावर माइनस 2 किलोग्राम की गोली, 10 के पावर 2 किलोग्राम की गोली, यानी किसको M1 बोलते हैं, और 10 के पावर माइनस 2 को सॉल्व करें तो लिखेंगे 1 बटा में 100 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ कितना गया? 1 बटा में 100 किलोग्राम। 500 मीटर सेकेंड गति से, यानी कि हो गया V1, V1 की जगह 500 बराबर, यहाँ से V2 निकल जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 500 बटा में 100, और 5 नीचे चला जाएगा, ये भी होगा 500, ये भी होगा 500, ये हो गया कितना? 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब क्या बोला? गोली की गतिज ऊर्जा बंदूक की गतिज ऊर्जा से अनुपात। तो क्वेश्चन पढ़े हम, तो गोली की गतिज ऊर्जा का बंदूक की गतिज ऊर्जा से अनुपात, ये पूछा ना हमसे। गोली की गतिज ऊर्जा का बंदूक की गतिज ऊर्जा से अनुपात, यानी कहने का मतलब है कि बंदूक का गतिज ऊर्जा जो है, बंदूक का गतिज ऊर्जा बटा में गोली का गतिज ऊर्जा, तो 1 बटा में 2 M1 V1 स्क्वायर, सॉरी बंदूक है ना, तो M2 V2 स्क्वायर बटा में 1 बटा में 2 M1 V1 स्क्वायर, बटा 2 से बटा 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? M2 V2 स्क्वायर बटा में M1 V1 स्क्वायर। ठीक, अच्छा M2 है मेरे पास कितना? 5। अब V2 कितना है? 1 गुना 1। M1 कितना है? 1 बटा में 100, और V1 कितना है? 500 गुना में 500।
100 से 100 खत्म, अब 5 से 5 खत्म, यानी आया कितना 1/500 अनुपात। ठीक है, 1/500, यही आया मेरे पास। ठीक है, अच्छा 1/500 को अगर हम भाग दें, ठीक है, भाग दे अगर हम, तो कितना आ जाएगा 1/5 गुने 10 की पावर -2 हो जाएगा, और भाग देंगे इसको हम तो आ जाएगा 0.2 गुने 10 की पावर -2। पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो 2 गुने 10 की पावर -3, ये आपका अनुपात आ जाएगा, यानी 2 गुने 10 के पावर -3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसमें लगने वाला बल जो होता है उसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूरा नाम इसका क्या है? प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यास्थता जो होता है, ये इलास्टिसिटी है, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी प्रत्यास्थता वो होता है कि अगर हम किसी कारण किसी वस्तु के आकार या स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को विरोध करती है। जैसे हम स्प्रिंग को खींचे और फिर छोड़े तो उस जो आकार में परिवर्तन हुआ था उसको विरोध की और वो अपने वापस स्थिति में आ गई, तो उस बल को क्या बोलते हैं? इलास्टिक बल। ठीक है, और जैसे ही इलास्टिक बल को हटा लिया जाता है तो वो उसमें वो अपने ओरिजिनल स्थिति में वो दोबारा आ जाती है। तो उसमें बल कौन सा लगता है? प्रत्यानयन बल। एक समान आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो घसकाने की दूरी पर। इस पर निर्भर करता है, घसकाने की दूरी पर कितना घर्षण बल काम करेगा, उस बक्से को खिसकाते हुए कितने दूर ले गए हैं, इस पर डिपेंड करता है। जो W का फॉर्मूला होता है Fs, बल गुना में विस्थापन। ठीक है, बल गुना में विस्थापन, ये जो नियम है वो संरक्षी बल पे काम करता है। दूसरा बल होता है असंरक्षी बल। तो असंरक्षी बल के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। W/Fs जो है वो असंरक्षी बल के लिए अप्लाई नहीं होता है। ये किसके लिए अप्लाई होता है? संरक्षी बल के लिए। ये जो क्या इसमें विस्थापन है। अच्छा, संरक्षी बल और असंरक्षी बल होता क्या है? तो संरक्षी बल किसी वस्तु द्वारा लगाया जाना वह बल है जिसके कारण वस्तु द्वारा अपनाया गया पथ उस पर किए गए कार्य से स्वतंत्र होता है। ठीक है, उस पर जो हम बल लगाए हैं वो आप किस पाथ से लेके गए हैं उस पर वो डिपेंड नहीं करता। जैसे ये कोई वस्तु है ए, इसको हम ऐसे लेके जाएंगे और एक इसी वस्तु को फिर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन में लेके जाएंगे, दोनों को यहां तक पहुंचाने में समान बल काम करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं संरक्षी बल। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला एक ऐसा बल जिसके कारण वस्तु द्वारा अपनाया गया पथ उस पर किए गए कार्य से स्वतंत्र होता है। हम कैसे इस वस्तु को यहां तक ले गए हैं उससे ये स्वतंत्र, तुम ऐसे लेके जाओ या ऐसे लेके जाओ, इन दोनों केस में जो बल है वो बराबर लगेगा। ठीक है, तो उस बल को क्या बोलते हैं? संरक्षी बल। ठीक है, क्योंकि बल का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुना विस्थापन। एक हम ऐसे आर्क बना के ले गए, एक स्ट्रेट लाइन में गए तो विस्थापन कौन सा होगा? ये होगा स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, तो संरक्षी बल में जो होता है वो वस्तु के पास से निर्भर नहीं करता है, और इसका उदाहरण कौन कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल को भी आपको पाथ से मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जो बिजली का बल होता है, विद्युत वाहक बल। तीसरा उत्प्लावन बल। चौथा चुंबकीय बल। पांचवा है आपका प्रत्यानयन बल। छठा है आपका केंद्रीय बल। ये सब बल जो है आपके वो संरक्षी बल के उदाहरण है।
इसमें जो है वस्तु के पाथ से निर्भर नहीं करता इस पर लगने वाला बल। ठीक है, संरक्षित बल में जो होता है क्या कि वस्तु द्वारा किया गया जो काम है वो शुरुआत से और अंत से मतलब है उसको, यहाँ पे हम काम स्टार्ट किए, यहाँ पे हम काम खत्म किए, इसके पाथ से मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसे घूम के भी जाएंगे तो फिर भी बल उसको उतना ही लगेगा। ठीक है, इसीलिए अगर हम बात करें तो किसी बंद घटना में, ठीक है, किसी क्या बोलते हैं उसको, बंद पथ में जो बल होता है, जो कार्य होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि इसमें विस्थापन जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, इससे विस्थापन कितना होता है, जीरो हो जाता है। जैसे अगर मान लो बात करें कि ए से कोई सामान लिए हम और बी पे गए और फिर वापस ए पे आए, तो इसमें कार्य कितना किए हम, जीरो किए हैं, क्योंकि विस्थापन इसका क्या हो गया है, जीरो हो गया है। ठीक है, लेकिन असंरक्षित बल जो है इसका स्थिति यह है कि इसमें किया गया कार्य वस्तु द्वारा तय किए गए पाथ पर निर्भर करता है, ना कि विस्थापन पर। इसमें आप वस्तु को कैसे लेके जाएंगे वो इस पर डिपेंड करेगा कि इसमें कितना बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका उदाहरण जो है वो घर्षण बल है। घर्षण बल को हम असंरक्षित बल के अंदर रखते हैं, क्योंकि घर्षण बल में हम किसी वस्तु को जिस पाथ से लेके जाएंगे हमको उतना बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके कुछ और उदाहरण जो है वो है आपके श्यान बल। क्या आपके श्यान बल, अवमंदन बल, जिसको डीएक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, घर्षण बल जो है आपका वो एक असंरक्षित बल है। इसका काम क्या है, इसका काम है आपका यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। क्या काम है, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। और घर्षण बल जो वस्तु की हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। अगर ये वस्तु है और इसका गति इधर की ओर है तो घर्षण बल इधर की ओर लगेगा, और ये वस्तु और जमीन के सतह पे लगता है। ठीक है, अच्छा, बल को उसके परिणामी बल के आधार पे हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम क्या, संतुलित बल, संतुलित बल, और दूसरे को बोलते हैं असंतुलित बल। ठीक है, अच्छा, परिणामी बल के आधार पर इसको बांटते हैं, किस आधार पे बांटते हैं, परिणामी बल के आधार पे। परिणामी बल क्या होता है कि किसी वस्तु पर एक से ज्यादा बल जो लग रहा है, इसको मिला करके अगर हम इस वस्तु पर एक बल निकाल सकते हैं तो उस बल को क्या बोलते हैं, परिणामी बल। यानी ए बी सी और डी चार बल लग रहा है और इसको कैलकुलेट करके हम इसको एक बल में बदल दे ई, तो इस अब ई बल को क्या बोलेंगे, परिणामी बल। तो परिणामी बल के आधार पे बल जो होता है दो प्रकार का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल उसको बोलते हैं कि जब उस पर लगाया गया सारे बल का परिमाण जो होता है वो जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, जीरो के बल बराबर हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित बल। और संतुलित बल में वस्तु जो अपनी स्थिति में बनी रहती है। अगर वो गति में है तो वो गति में ही बनी रहेगी, और विराम में है तो वो विराम में ही बनी रहेगी। ठीक है, असंतुलित बल में उसमें लगने वाला परिणामी बल जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। तो जब जीरो बराबर नहीं होता है तो असंतुलित बल लगाने से हम वस्तु की स्थिति, आकृति और आकार में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन संतुलित बल लगाने से हम उसकी स्थिति, आकृति और आकार में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो बल के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बल का योग शून्य हो तो वह वस्तु क्या होगी, अभी बताए हम। अगर चल वस्तु पे जितना भी बल लग रहा है, जिसको हम परिणामी बल बोले थे, इधर 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 इधर, अगर परिणामी बल उसका जीरो है, ठीक है, तो हम क्या बताए थे, अगर वो वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी और रुकी है तो रुकी रहेगी। तो ये वस्तु कैसा है, चल वस्तु है, चल रही है। तो परिणामी बल लगाने से वो वस्तु कैसे रहेगी, चल वस्तु ही रहेगी, यानी कि वो चलती रहेगी। तो सतत वेग से चलती रहेगी, ऑप्शन डी। जिस वेग से वो चल रही थी उसी वेग से चलती रहेगी। नेक्स्ट, यदि भार व आयास क्रमशः W व P हो तो यांत्रिक लाभ कितना होगा। ठीक है, भार को हम लोग बोलते हैं क्या, लोड या वेट। ठीक है, और आयास को बोलते हैं इफर्ट, प्रयास। ठीक है, तो यांत्रिक लाभ A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/P, यानी इफर्ट बाय लोड।
कितना इफर्ट लगा है कितने लोड पे, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ बोलते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। ठीक है, नेक्स्ट, चित्र में एक हाइड्रोलिक प्रेस का साधारण स्वरूप दिखाया गया है। इसमें दोनों किनारे वृत्ता का परिच्छेद है। संकुचित किनारे पर 20 किलोग्राम भार टिकाने के लिए कितना भार आवश्यक है। अच्छा यहाँ देखेंगे संकुचित भार नहीं होगा, संकुचित तो यहाँ पे है, ठीक है, और भार यहाँ पे रखा हुआ है आपका 20 किलोग्राम का, तो संकुचित नहीं होगा, फैले हुए होगा। फैले हुए किनारे पर 20 किलोग्राम भार टिकाने के लिए कितना भार आवश्यक है। यहाँ पे जो भार टिका हुआ है इसके लिए यहाँ पे कितना भार आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दाब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बल बटा में क्षेत्रफल। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। अच्छा यहाँ बल क्या हो जाएगा, भार बटा में क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि इस केस में जो बल दाब लग रहा है P1 और इस केस में जो दाब लग रहा है P2, ये दोनों बराबर होना चाहिए। P1 बराबर है P2 के। ठीक है, जितना दाब लगाया उतना ही दाब इसको भी लगाना चाहिए, तब तो ठीक है, बाहर फेंक देगा। तो इसका हम फॉर्मूला लगाने का भार बटा में क्षेत्रफल है। भार को M1 मान लें तो M1 बटा में क्षेत्रफल A1, इसका M2 बटा में A2। अच्छा इसका भार है कितना 20, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल जो ये वृत्ताकार है, ये कैसा है, वृत्ताकार। वृत्ताकार क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर कितना है इसमें 4 सेंटीमीटर। आर कितना है इसमें, आर ये डी हो जाएगा, यहां से तक डी हो जाएगा ना, तो इसका आर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई। उसी तो इसका क्षेत्रफल निकाले हम, तो पाई, इसका व्यास कितना है 2 है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा आधा 1, तो ये हो गया कितना पाई। तो 20 बटा में 20 वाले के लिए ये होला कितना 4 पाई बराबर, इसका द्रव्यमान निकालना है और क्षेत्रफल कितना आ गया पाई। तो M2 बराबर 20 पाई बटा में 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 4 5 20, यानी कि 5 केजी जो है वो आपका इसका द्रव्यमान होगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ 20 किलो का द्रव्यमान रखा है, यहाँ आपको कितना का द्रव्यमान रखना पड़ेगा 5 केजी का द्रव्यमान रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये भार जो है वो बराबर हो पाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी सरल लोलक का 1 सेकंड में दोलन F है और L उसकी प्रभावी लंबाई है एवं G गुरुत्वीय जनित त्वरण है, तो समयावधि कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला डायरेक्ट T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बाई जी, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसका छूट गया 1 सेकंड, यहाँ डाल लीजिए रूट अंडर L बाई जी। T का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई जी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर था। नेक्स्ट, किसी वस्तु का मोमेंटम 20% घटा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए, मोमेंटम डिनोट करते हैं P से। पहले वाले केस का मोमेंटम P1 और दूसरे वाले केस का P2। बोला 20% घटाने के लिए P1 को मान लेते हैं 100 और तो P2 हो जाएगा 20% घटने के बाद 80। तो इस केस में गतिज ऊर्जा जो है वो हो जाएगा 1 बटा P स्क्वायर बटा में 2m। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P स्क्वायर बटा में 2m। तो 100 का स्क्वायर बटा में 2m, यानी कितना हो गया ये 100 पे 20 बटा में 2m। यहां से अगर हम दूसरे केस का गतिज ऊर्जा निकालें तो E2 बराबर P स्क्वायर बटा में 2m बराबर और C का स्क्वायर बटा में 2m, यानी कि 6400 बटा में 2m। तो कमी कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में कमी कितना हो जाएगा E2 माइनस E1। E2 कितना है आपके पास
सॉरी कमी ना, तो E1 माइनस E2। E1 है आपका 1 पे 4 जीरो, यानी कि 10,000 बटा में 2m माइनस 6400 बटा में 2m। 2m लघुत्तम लेंगे हम इसका, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 6400। आगे कितना गया आपके पास 3600 बटा में 2m। तो प्रतिशत कभी पूछा है, तो प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, कमी कितना आया है 3600 बटा में 2m। पहले कितना था इसका, ये था आपका 10,000 बटा में 2m, तो 2m ऊपर चला जाएगा और गुना में 100। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 200 से 200 2m खत्म, यानी कि 36% इसका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36% का कमी होगा। इसको आप शॉर्ट में ही बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैथ का कैलकुलेशन जानते होंगे तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं। अगर बात किया जाए तो मोमेंटम जो है 100 से 80 हो जा रहा है, यानी 5 से 4 हो जा रहा है, तो ऊर्जा जो होगा वो 25 से 16 हो जाएगा, ठीक है। 25 को हम 100 करें तो ये 100 हो गया, ये 64 हो गया, कितना घट गया 36%। तो आप अगर मैथ जानते हैं कैलकुलेशन तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये फॉर्मूला जानिए, और फॉर्मूला से जानिए तो आपको आसान रहेगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़िए, ऐसा आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैथ है नहीं कि शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है। फॉर्मूला से बनाते हैं आपको तो सब बहुत चीज क्लियर रहता है। फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है, विभेदीय सूत्र हो गया, ये सब आपका क्लियर रहेगा, फॉर्मूला भी याद रहेगा। शॉर्ट ट्रिक से फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बनाने की कोशिश न करें। 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा। तो कितना कार्य किया जाएगा, तो यहां जो कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर। कार्य कितना करना पड़ेगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। m कितना है मेरे पास 1, g है 9.8, कहां तक लेके जाना है 9.8 तक, यानी कि 9.8 का होल स्क्वायर जूल। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। तो जहां पे कण का भार केंद्रित होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र। जहां पे किसी प्रणाली में समस्त कण का भार जो केंद्रित होता है उस प्रणाली को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। लेकिन उस प्रणाली में अगर द्रव्यमान केंद्रित होता है तो उसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। समस्त प्रणाली का जहां पे द्रव्यमान केंद्रित हो उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान का केंद्र। और जहां पे भार केंद्रित होता है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। नेक्स्ट, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा, ठीक है, क्योंकि गैस के द्रव्यमान पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और द्रव्यमान जो होता है वो किसी चीज से प्रभावित नहीं होता है, ये स्थिर भी रहता है, ठीक है। W बराबर mg। तो ये m जो इसको हम द्रव्यमान बोलते हैं और इसको भार बोलते हैं। तो द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर रहता है, भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण पे डिपेंड करता है। तो द्रव्यमान हर एक स्थिति में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, और भार जो होता है हर एक स्थिति में बदलता रहता है, ठीक है। था जैसे चंद्रमा पे अगर हम बात करें तो पृथ्वी के, चंद्रमा का अगर बात करें चंद्रमा पर, तो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। तो उसी तरह हर एक जगह का, हर एक ग्रह का अपना जो होता है वो भार होता है वो अलग अलग होता है। पृथ्वी में ही बात करें तो पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होता है, गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे भार जो होता है वो भी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या जो होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है, त्रिज्या जो होती है सबसे कम होती है। और इस फॉर्मूला में F बराबर G बटा में R स्क्वायर में जी R जो वो नीचे है, तो त्रिज्या जितना कम रहेगा वहां पे बल उतना ही ज्यादा लगेगा। तो केंद्रों पे त्रिज्या कम होने के चलते
उसमें गुरुत्वीय बल ज्यादा लगता है, इसका भार बढ़ जाता है। और पृथ्वी पर विषुवत रेखा में, कहाँ पे, विषुवत रेखा में गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो कम होता है, इसलिए वहां पे भार जो होता है वो भी कम होता है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो होती है वहां पे वो ज्यादा होती है। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा त्रिज्या विषुवत रेखा पे होने के कारण वहां पे गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, जिसके चलते किसी वस्तु का भार जो होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है था। नेक्स्ट, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग जो होता है वो आपका होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 नहीं दिया तो लगभग कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग जो होता है वो एक प्रकार का वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर वो उस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है, वायुमंडल से बाहर चला जाता है। यानी पृथ्वी पर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। हर एक ग्रह का अपना अलग अलग पलायन वेग होता है। जैसे चंद्रमा का बात करें हम तो चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ग्रहों में बात किया जाए तो ग्रहों में बृहस्पति का पलायन वेग जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है 59.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में बात किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड में सूर्य का पलायन वेग सबसे ज्यादा होता है 116 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सूर्य के प्रकाश मंडल पर पलायन वेग जो होता है वो आपका होता है 116 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी कोणीय वेग की इकाई है? ठीक है, कोणीय वेग जो होता है आई, ठीक है, वो होता है ओमेगा बाई टी। यानी कोणीय विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। जैसे ये कोई वृत्ताकार वस्तु घूम रही है, ठीक है, तो ए से अगर वस्तु घूमते हुए बी पे पहुंच गई, ठीक है, और ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे? कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो सॉरी, तो ओमेगा का सूत्र होता है थीटा बाई टी। ठीक है, ओमेगा का सूत्र होता है थीटा बाई टी। कोणीय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। अच्छा, थीटा जो है इसका मात्रक होता है रेडियन और टाइम कहता है सेकेंड। तो कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा कितना? रेडियन प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। और कोणीय वेग जो है आपका वो सदिश राशि है। ठीक है, और अच्छा, बीता का पथ में कौन खासियत है? बीता का पथ में कोई वस्तु अगर समान वेग से घूम रहा है, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से घूम रहा है, ठीक है, तो फिर भी इसका जो वेग है वो परिवर्तनशील है। ठीक है, तो हम बोलते हैं बीता का पथ में घूमती हुई वस्तु जो होती है वो त्वरित होती है। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण नहीं बदला, लेकिन दिशा हम हमेशा बदल रहा है। जैसे हम इस बीता का पथ की बात करें तो कोई वस्तु यहाँ पे तो इसका दिशा ये हुआ, यहाँ पे तो इसका दिशा ये हुआ, इसका दिशा यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इस टाइप से हर एक बिंदु पे उसका क्या दिशा जो होता है वो बदलते रहता है। तो वेग जो है सदिश राशि है। वेग में अगर आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है तो भले आपका परिमाण नहीं बदल रहा है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन दिशा तो बदल रहा है। और कोई एक चीज बदल रहा है तो इसका मतलब बोल रहे हैं कि वेग बदल रहा है। और जब वेग बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण जो होता है वो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वृत्ता का पथ में घूमती हुई वस्तु समान वेग में होते हुए भी वो त्वरित होती है। ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है v बटा में टी। वेग में परिवर्तन की दर को तो त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण जो है वो भी एक आपका सदिश राशि है। ठीक है ना? तो ये चीज हमें हमेशा याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वृत्ता का पथ पर समान वेग से गतिशील वस्तु त्वरित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब
कब होगा इसका पकड़? तो पीतल का प्लग ठंडा और स्टील का प्लेट गर्म की गई हो। ठीक है, बोलता क्या है, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट, जिसके ये स्टील है, क्या ये स्टील है, इसके बीच में एक छेद है, और इसमें जो यहाँ पे डालना चाहता है क्या, वो पीतल का प्लग डालना चाहता है। ठीक है ना? तो कब डालेगा? तो जब पीतल का प्लग ठंडा हो जाएगा और स्टील का प्लेट गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्म स्टील के प्लेट में बना छेद उष्मीय प्रसार का बड़ा होता है। जब स्टील गर्म रहेगा तो उसमें जो छेद है वो उष्मीय प्रसार कारण बड़ा होगा, और छेद में पीतल का प्लग डालने के बाद जब स्टील की प्लेट ठंडी हो जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा, और प्लग जो छेद में वो क्या हो जाएगा, जकड़ जाएगा। स्टील जो होता है वो गर्म होने के बाद क्या होता है, फैलता है। ठीक है, उष्मीय प्रभाव कारण क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, और प्लग उसमें डाल देंगे, और फिर जब हम स्टील को ठंडा करेंगे तो वो जो जाके वो प्लग को पकड़ लेगा अपने संकुचन के कारण। क्लियर है? नेक्स्ट, कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है। उस छिद्र में जब एक टुकड़ा डाला जाता है तो क्या होता है? जैसे कह रहा है कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को हम छिद्र किए हैं और इसको ऐसे जोड़ दिए हैं। ठीक है, ऐसे कल हम लोग गलाते हैं पृथ्वी के अंदर, तो उत्तरी ध्रुव से क्या आता है, छेद कर दिए कहां पे, दक्षिण ध्रुव पे आर पार हम छेद कर दिए हैं। तो उसमें क्या होगा, टुकड़ा बढ़ते हुए वेग के साथ घूमना प्रारंभ कर देता है? नहीं, इसमें इसका वेग बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी केंद्र में पहुंचने पर इसका वेग घटकर शून्य हो जाता है? नहीं। टुकड़े की गति इसकी मात्रा पर निर्भर करेगी? नहीं। टुकड़ा केंद्र के आवागमन की गति करेगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी कहने का जब टुकड़ा गिराएंगे तो ये नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यानी आवर्त गति में ये ऐसे ऐसे गति ऊपर नीचे क्या करता रहेगा, वो गति करता रहेगा। ठीक है, और ये कौन सा गति करेगा, तो आवर्त गति करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में गति करता रहेगा। नेक्स्ट, किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो गति पिंड गतिशील है। बोला किसी पिंड के वेग समय ग्राफ, वेग है, ये समय है, और ये ग्राफ जो है आपका वो इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, मूल बिंदु से, तो पिंड जो होगा वो कैसा गतिशील होगा, तो वेग समय ग्राफ में जब ऐसा ग्राफ बनता है तो हम इसको बोलते हैं त्वरित, त्वरित वेग से, यानी समान त्वरण से। अच्छा, जब वेग समय ग्राफ में ऐसा ग्राफ बनेगा तो हम बोलेंगे समान वेग से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा, समान वेग इसमें हम शून्य त्वरण भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर ग्राफ ऐसे बनता है तो इसको बोलेंगे समान मंदन से। ठीक है, अगर ग्राफ इस टाइप से बदल रहा है, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस टाइप से किसी एक जैसा नहीं है तो हम उसको बोलेंगे बदलते हुए त्वरण, बदलते हुए त्वरण से। ठीक है, तो ये चारों आपका ग्राफ है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला ग्राफ जो आपका है वेग समय ग्राफ में, अगर ये मूल बिंदु से जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, त्वरित वेग। अगर ये एक्स एक्सिस के समानांतर है तो क्या बोलेंगे, समान वेग या शून्य त्वरण। अगर ये ढलान में है तो इसको क्या बोलेंगे, समान मंदन। और ये जिगजैग में या चेंज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, बदलते हुए त्वरण में। ठीक है, तो ये चार ग्राफ इससे आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, 15 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील है। ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर सेकंड हो जाती है, तो वेग द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध कहने का मतलब है बल। ठीक है, तो देखो, तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। m तो दिया हुआ है 500, a नहीं दिया हुआ है, a निकालेगा। इधर आते हैं, बोलते हैं मोटर जिसका 500 15 मीटर वेग की गतिशील है, यानी प्रारंभिक वेग कितना है, 15 मीटर प्रति सेकंड।
ब्रेक लगने 5 सेकंड बाद समय कितना है 5 सेकंड, गति कितनी रहती है 5 मीटर प्रति सेकंड, भी कितना हो जाता है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, यानी 5 माइनस 15 बटा में 5, यानी माइनस 10 बटा में 5, यानी कि माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो त्वरण आया है 2 मीटर प्रति सेकंड का, इसको अब यहाँ पे रख लेते हैं 2, तो कितना आ गया ये 1000 न्यूटन। कितना आ गया 1000 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, जब एक कण क्षैतिज सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज अधिकतम होती है कहां पे, ये तो बता चुके हैं आपको। कहां पर दिख रहेगी माध्य स्थिति में। बताते आपको कि अगर कोई पेंडुलम जो है ऐसे गति कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका माध्य स्थिति हुआ। माध्य स्थिति से छोर की तरफ जाने पे जो गतिज ऊर्जा है वो कम होते जाता है और स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, और इस छोर पे बात करें हम तो गतिज ऊर्जा जो होता है वो 0 के बराबर होता है और स्थितिज ऊर्जा जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहां से ए से बी की तरफ जाने में तो गतिज ऊर्जा घटता है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है, लेकिन जब बी पे पहुंच जाता है अंतिम पोजीशन पे तो गतिज ऊर्जा का मान 0 हो जाता है और स्थितिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम हो जाता है। यही केस इधर भी होगा सी की तरफ भी। यहाँ सी पे पहुंचने पे गतिज ऊर्जा 0 और स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम। अब आते हैं माध्य स्थिति की ओर, ए पे जो आपका होता है गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होता है। गतिज ऊर्जा कैसा होता है मैक्सिमम होता है और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपका 0 होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है 0 होता है। ठीक आता है, तो ये आज का आपका 30 क्वेश्चन जो था वो खत्म हुआ। तो ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।